हम लोग बेटा लास्ट लेक्चर पर हम लोग कर रहे थे, क्लोरीन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। तो क्लोरीन के बारे में क्या पढ़ा था, जो डिस्कवर किया था वो तो किया था बेटा शीले ने, और एलिमेंट्री नेचर सजेस्ट किया था डेवी ने। जो नाम दिया था क्लोरीन का वो किसने दिया था, डेवी ने, है ना। और अगर क्लोरीन आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आप लोग HCl ले लें, HCl से Cl माइनस आएगा। तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो Cl माइनस को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, Cl2 में। तो ये थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO, KMnO4, K2Cr2O7O3, Pb3O4, PbO2 है, CuCl2। क्लियर है। चलिए, डेकॉन प्रोसेस बताया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वही HCl की रिएक्शन एयर के साथ करा दी O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2। तो Cl माइनस वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 में। इलेक्ट्रोलिसिस कर ही सकते हैं, NaCl का भी कर लें और एक्वस NaCl का भी कर सकते हैं ना रिएक्शन में। फिर मैंने रिएक्शन आपको बताया था, क्लियर है। फिर मैंने Cl2 की रिएक्शन बताई थी बेटा NaOH के साथ, कोल्ड और डाइल्यूट। तो कोल्ड के साथ तो क्या बना था, NaOCl, जबकि हॉट के साथ क्या बना था, NaClO। तो यही सेम रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होगी, राइडिन के साथ होगी, लेकिन फ्लोरीन के साथ करा था तो कोल्ड के साथ OF2 बनता और हॉट के साथ O2 बनता है ना, बता दो। फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने बता ही दिया था, CH4 की रिएक्शन Cl2 के साथ कराओगे, CH3Cl, CH2Cl2, CSCl3 और CCl4, है ना। एक आपको बता था ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं CaOCl2, है ना। लेकिन उसका कंपोजिशन क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl का होल ट्वाइस डॉट कैल्शियम क्लोराइड डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डॉट 2H2। क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, एक और चीज हम लोग पढ़कर आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें जो क्लोरीन होता है ना, तो CaOCl और Cl, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा। तो यहाँ पर अगर देखें, देखो ऑक्सीजन और क्लोरीन में से कौन ज्यादा खींचने वाला है, ऑक्सीजन। तो इस पे -1 और इस पर कैल्शियम और क्लोरीन में से कौन खींचता है, क्लोरीन। तो इस पे -1 और इस पे, तो ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर में यहाँ पर देख रहे हो, अगर पूछा जाए एक क्लोरीन पर कौन सा चार्ज और एक क्लोरीन पर कौन सा, तो एक पर +1 होता है और एक पर, बहुत बढ़िया। अब बताया था मैंने, जो मोइस्ट SO2 था वो तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा था क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा था पानी के साथ। लेकिन अगर मोइस्ट क्लोरीन है तो वो क्या बनाता है, HCl और HOCl, और HOCl लॉन्ग स्टैंडिंग के बाद HCl और नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है। तो मोइस्ट जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो देखो सल्फाइड को SO3-2 को सल्फेट में, H2O3-2 को भी सल्फेट में, SO2 को भी सल्फेट में, I2 को IO3- में, NO2- को NO3- में, Fa+2 को Fa+3 में। क्लियर है। और यूज आपको बताया था, अच्छा आपको बताया था फॉस्जीन होता है, CuCl2 पॉइजनस होता है, टीयर गैस होती है CCl3.NO2, और मस्टर्ड गैस आपको बता दी थी ये वाली। कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट अपना आता है हाइड्रोजन क्लोराइड HC। तो HCl क्या देगा, ग्लोबल प्रिपेयर्ड दिस एसिड इन 1648, देख रहे हो 1648, कितना पहले, कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उस वक्त तो ग्लोबल प्रिपेयर्ड दिस एसिड इन 1648 बाय हीटिंग कॉमन सोल्ट विद कंसंट्रेटेड, हाँ। तो कॉमन सोल्ट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराया, फिर डेवी इन 18 so that it is a compound of hydrogen and, क्योंकि डेवी ने क्लोरीन के बारे में बता दिया था उस वक्त, फिर तो पता लग गया था ये किससे मिलकर बना हुआ, हाइड्रोजन और क्लोरीन से। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी रिएक्शन कराई है, NaCl की रिएक्शन किसके साथ करा दी, H2SO4 के साथ। तो एक ही है तो एक सोडियम एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ तो बन गया देखो H2SO4 की जगह NaHSO4 आ गया, और H और Cl क्या बन गया, HCl। अभी वापस से इसके पास एक और H है तो वापस से NaCl के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो सोडियम एक और हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा Na2SO4 प्लस
क्लियर है? दो पहली रिएक्शन 420 पर हुई है और सेकंड रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल टेम्परेचर पर हुई है। कोई दिक्कत? तो हम लोग पढ़ रहे हैं HCl, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बताओ पहले एक तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, H2 प्लस कर सकते हैं भाई, H2 प्लस Cl2 कर लो, क्या बन जाएगा? या फिर अभी जाए कैसे बनाया हम लोगों ने? हाँ, NaCl है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, H2SO, तो क्या बना यहाँ पर NaHSO4 प्लस कितने केल्विन पर, 420 केल्विन। और फिर वापस से करा सकते हैं हम लोग, किसकी रिएक्शन, NaHSO4 की रिएक्शन वापस से करा दी, तो क्या बन गया, जो बचा हुआ था वो भी निकल गया प्लस। और कितने पर हो गई ये रिएक्शन? क्लियर है? ऐसे कोई भी सोल्ट ले लो, क्लोराइड का कोई भी सोल्ट ले लो, NH4Cl ले लिया मान लो मैंने, क्या ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दी H2SO4 के साथ, इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए, तो क्या बन गया बताओ, अमोनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या बना लेगा, HCl। क्लियर है? तो क्लोराइड का सोल्ट ले लिया कोई भी, उसकी रिएक्शन एसिड के साथ करा दो, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, HCl गैस कैन बी ड्राइंग बाय पासिंग थ्रू कंसंट्रेटेड, कर सकते हैं, लेकिन याद है अमोनिया जो था वो H2SO4 के साथ ड्राई नहीं हो रहा था, तो अमोनिया को ड्राई करने के लिए क्या लिया था, क्विक लाइम से हो। अब क्या होता है, जो HCl होता है वो कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेलिंग, तो यहाँ पर लिख दे पंजेंट स्मेल, है ना। कोई दिक्कत? इट इज इजीली लिक्विफाइड टू ए कलरलेस लिक्विड, तो कलरलेस लिक्विड में देखो बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है, 1, तो माइनस में ही है ना, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया, -90 के आसपास है ना। और फ्रीज टू ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 159 केल्विन, इट इज एक्सट्रीमली सोल्यूबल। पता है HCl एक अच्छा एसिड है, तो अच्छा एसिड है तो पानी में क्या हो जाएगा बताओ, पानी में डालते ही तो H प्लस दे देगा, H प्लस ये पानी ले लेगा, H3O पॉजिटिव और OHCl नेगेटिव, है ना। और देखो K कितना ज्यादा दिया हुआ है, देख रहे हो, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा टूट जाएगा ये। तो इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक acid. High value of dissociative constant indicate that it is a strong acid in. It react with ammonia and gives white fumes of. तो अगर अमोनिया को लेकर जा रहे हैं किसके पास, HCl के पास, तो ये बेस है, ये बहुत अच्छा एसिड है, आपस में रिएक्ट कर जाएंगे NH4Cl और इसके क्या बनेंगे, वाइट। क्लियर है? अब एक्वा रीजिया मैंने बताया था, एक्वा रीजिया क्या होता है, बताया है क्या? हाँ वेरी गुड। तो 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ, तो ये होता था 3:1, इसे क्या बोलते थे, एक्वा रीजिया। अब आपको बताया था गोल्ड और प्लेटिनम वैसे तो इनर्ट होती है, HNO3 HCl से तो रिएक्ट करेगी नहीं, लेकिन एक्वा रीजिया से कर जाएंगी, बताया था कि नहीं बताया था। तो एक्वा रीजिया से रिएक्ट करके जो गोल्ड था, गोल्ड AU, उसमें जब ये एक्वा रीजिया डाला था तो ये क्या बना था, AuCl3, फिर HCl और ज्यादा था तो क्या बना लिया था, AuCl4, और प्लेटिनम क्या बना लेगा, वैसे PtCl4 बनाता है, लेकिन HCl और ज्यादा है तो 2Cl- और ले लेगा, तो क्या बना देगा, Pt-, बताया था। कोई दिक्कत? तो एक्वा रीजिया से रिएक्ट करके क्या बना रहा है ये आपको पता लग गया। अब देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोज सोल्ट ऑफ वीक एसिड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फाइड, ये तो आपको पता ही है ना भाई, कोई किसी भी
एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कराओगे तो क्या मिलेगा? सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। किसी भी कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराओगे तो ये तो मिलेगा, सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। हाँ या ना? तो बताओ, यहां पर अगर मैं सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराता हूं, बताओ क्या मिलेगा? अगर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की रिएक्शन HCl के साथ कराऊंगा, बताओ क्या मिलेगा? सोल्ट क्या मिल जाएगा? NaCl प्लस क्या मिलेगा? CO2। और ऐसे सोचो बाइकार्बोनेट के साथ करा दो तो सेम मिलेगा, कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, है ना? क्या मिल जाएगा? अच्छा, कार्बोनेट की लगे सल्फाइट ले लिया, Na2SO3, तो बताओ सी की जगह S आ जाएगा बस। तो कार्बोनेट लेता तो सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2 निकलता था, सल्फाइट लूंगा तो CO2 की जगह SO2 की निकल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये रिएक्शन बता दी थी पिछले चैप्टर में, बताई थी H2SO4 के साथ। ऐसे अगर Na2H2O3 ले लूं तो देखो रिएक्शन सेम ही होगी, लेकिन एक सल्फर एक्स्ट्रा है। बताया था नहीं? नहीं समझ में आया? ये सेम रिएक्शन कराई थी एसिड के साथ, H2SO4 के साथ भी, है ना? Na NaNO2 की करा दूंगा तो NO और NO2 निकल जाएगा। चलो ये छोड़ो। क्लियर है यहाँ तक? कोई कोई दिक्कत? चल आगे देखो। अच्छा, इसने कंप्लीट किया हुआ है, चलो और करते हैं हम लोग। मेटल के साथ करा दो। मेटल की रिएक्शन अगर एसिड के साथ करा दूंगा तो क्या होगा? सोल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यस और नो? तो मेटल की रिएक्शन कराई, मान लो मैंने जिंक की रिएक्शन कराई HCl के साथ, बताओ क्या होगा? निकल जाएगा। एल्यूमिनियम की करा दूं तो बताओ? प्लस निकल जाएगा। अच्छा, अगर मैं AgNO3 की करा दूं, बताओ AgNO3 की रिएक्शन करा दूं HCl के साथ, क्या होगा बोलो? AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ब्लैड नाइट्रेट की करा दूं, PbNO3 का वोल्टेज बोलो? बोलो। PbCl2 इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा प्लस। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी अभी पिछले में पढ़ा कर रहा हूँ, HCl की रिएक्शन अगर ऑक्सीडाइजिंग किसके साथ करा दूं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो पिछले पढ़ा है ना अभी। तो HCl की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करा दूं? KMnO4 के साथ करा दूं, K2Cr2O7 के साथ करा दूं, क्या पढ़ा है, MnO2 के साथ करा दूं, CaOCl2 के साथ करा दूं, बताओ इसको ऑक्सीडाइज कर देगा? और खुद क्या हो जाएंगे? रिड्यूस। बताओ के क्या बना लेगा? KCl। Mn क्या बना लेगा? MnCl2 प्लस पानी। के क्या बना लेगा? KCl। क्रोमियम क्या बना लेगा? CrCl। M क्या बना लेगा? MnCl2 प्लस पानी। ये क्या बन जाएगा? ये CaOCl2 बचेगा, नहीं CaCl2 बचेगा। ऑक्सीजन तो पानी के साथ भाग जाएगा। तो बताओ डिफिकल्ट है क्या? वही सेम रिएक्शन रिपीट हो गई। कर सकते हो। यूज देखो, यूज क्या है? इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, सही बात है, क्लोरीन बनाया HCl को ऑक्सीडाइज करके, NH4Cl एंड for extracting glue from bones and purifying bone black in medicine and laboratory reagent। तो एक बार अच्छे से याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। When HCl react with finely powdered iron, it form ferrous chloride, not ferric chloride। Very 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 important question। तो ये आपको पता होना चाहिए कि देखो Fe की रिएक्शन जब HCl के साथ करा रहा हूं तो क्या बना रहा है? तो ये FeCl2 तो बनाता है, लेकिन यहां पर बोला है FeCl3।
फेरस तो बनाता है, Fe+2 क्या होता है? फेरस। और Fe+3? तो फेरस वाला क्लोराइड बनाता है, फेरिक वाला नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन लिबरेट होती है, और हाइड्रोजन कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ, तो FeCl3 बन रहा होगा तो इसका रिडक्शन करवा देगा +3 से किस में? +2 में। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ गया, जब आयरन आपसे पूछा जा सकता है आयरन की रिएक्शन HCl के साथ कराने पर क्या मिलता है, FeCl2 या FeCl3, तो क्या बोलोगे? क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है वो, क्लियर है? तो यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो नेक्स्ट आता है आपका क्या? ओक्जा एसिड ऑफ हेलोजन। पढ़े? तो ओक्जा एसिड ऑफ हेलोजन की अगर हम लोग बात करें तो क्या कह रहा है? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फ्लोरीन फॉर्म ओनली, क्लियर है? एच है। तो फ्लोरीन तो केवल एक ही बनाता है, जबकि बाकी सारे जिसे क्या बोलते हैं? हाइपोफ्लोरस एसिड। द अदर हेलोजन फॉर्म सेवरल ओक्जा एसिड, मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर। तो बहुत सारे तो बनाते हैं लेकिन इनको आइसोलेट, दे आर स्टेबल ओनली इन एक्वा सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ देयर सोल्ट की फॉर्म में होता है। और ये कौन कौन से हैं देखें यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो ऑक्जा एसिड बोलूं, हाइड्रोजन का तो सिर्फ क्या बन रहा है? HOF। क्लोरीन की अगर हम लोग बात करें तो क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का क्या क्या बन रहा है बताओ? क्लोरीन का HOCl, फिर HClO2, HClO3, और भाई HOClO3 वही तो हो गया, HClO4 है ना। ब्रोमीन का क्या क्या बन रहा है? HOBr, HBrO2 बनता है क्या? नहीं बनता। HBrO3 और H, आयोडीन का बताओ? HOI, इसका भी ये नहीं बना। क्लियर है? तो ये क्या हो गया देखो, HOCl को बोलते हैं हाइपो क्लोरस एसिड। HClO2 क्या होता है? क्लोरस एसिड। HClO3 क्लोरिक एसिड, और ये तो हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, और बोलो हाइपोहेलस या हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, और परक्लोरिक। बोलो हाइपोक्लोरस, क्लोरस, दोबारा बोलो हाइपो। क्लियर है? अब स्ट्रक्चर तो आप लोग बना ही लोगे, देखो HOCl बना होगा, HOCl। ऐसे देखो HOCl तो था ही, एक और ऑक्सीजन लग गया तो क्या बन गया? HClO2। HOCl तो था ही, दो ऑक्सीजन और लग गए, HClO3। HOCl तो था ही, तीन क्लोरीन, तीन ऑक्सीजन और लग गए, HClO4। क्लियर है? बना सकते हैं। चलो, तो कोई प्रॉब्लम। तो हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, और पर क्लोरिक एसिड, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब मैं अगर इनके एसिडिक कैरेक्टर की बात करता हूँ, है ना, एसिडिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो एसिडिक कैरेक्टर बताओ किसका क्या होगा? तो अगर मैं लेता हूँ क्या किसका? HOCl, HClO2, HClO3, और तो बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो यहाँ पे, क्लोरीन का +1, +3, +5, और तो बताओ एक ही एलिमेंट के ऑक्जा एसिड या ऑक्साइड हो तो जैसे जैसे, क्लियर है?
लेकिन अगर पूछा जाए HOCl, HOBr और HOI में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? HOCl। क्लियर है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ज्यादा खींचेगा ऑक्सीजन, ज्यादा खींचेगा हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन निकलना जल्दी आसान होगा। तो HOCl, HOBr और HOI में से कौन अच्छा एसिड है? बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब अगर ये है तो बताओ, मैंने बताया था जितना अच्छा एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट उतना ही। तो अगर मैं कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर लिखूं, किसका? तो HOCl की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से कॉन्जुगेट क्या बेस क्या बनेगा? OCl माइनस। यहाँ से H प्लस निकलेगा तो क्लियर है। तो कौन अच्छा कॉन्जुगेट बेस है? क्लियर है, जितना अच्छा एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट उतना वीक बनेगा। कोई दिक्कत? अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूं, ऑर्डर ऑफ, तो स्टेबिलिटी की बात करूं तो ClO4 में माइनस में क्या होगा? देखो Cl O नेगेटिव, डबल बॉन्ड और, तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी? 4। एक तो है ही, 3 ये पाई बॉन्ड से, तो कितनी बनेगी? 4। तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, तो इन सभी में से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? ClO4 माइनस, उससे कम ये। समझ में आया? तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आया। ClO4 माइनस ज्यादा क्यों स्टेबल है? क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है। कॉन्जुगेशन, कोई दिक्कत? ऐसे ही ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी तो आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑर्डर ऑफ, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, कौन जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा, तो कौन जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद में स्टेबल है, तो जो ClO माइनस है वो दूसरे को जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा ना। तो अगर पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर तो क्या आ जाएगा बताओ? उससे कम, उससे कम, उससे कम। ठीक है, अलग अलग में पूछा जाए तो वही, जो ClO माइनस है वो ज्यादा है किससे, या OClO माइनस लिख दूं यहाँ पर इसको, है ना। OClO माइनस ज्यादा है किससे, और क्लियर है। ये तो हाइपोहेलस में है, ये तो हाइपोहेलस में है। और अगर पर हेलेट में पूछे तो पर हेलेट में कौन होता है? BrO4 माइनस, है ना। उसके बाद IO4, ये आपको लर्न ही करना है डायरेक्टली, है ना। और तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर का। तो ClO माइनस सबसे ज्यादा है, ClO2, ClO3 और ClO4 माइनस से। हाइपोहेलस में पूछा जाए तो वही ClO माइनस ज्यादा है BrO माइनस O माइनस से। लेकिन अगर पर हेलेट में पूछे तो कौन ज्यादा है? BrO माइनस, हाँ, फिर IO4, और फिर ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का। कोई दिक्कत? इंटर हेलोजन कंपाउंड पढ़ाई दिए, जो हेलोजन हेलोजन से मिलकर बनते हैं ना। और ये सारा मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन सा कलर कौन कौन सा होता है, बताया था आपको। कलरलेस वाले मैंने सारे बताया था, आपको याद है। मैंने कहा था ClF3, जो फ्लोरीन वाले हैं जनरली, है ना, IF7, ये कलरलेस गैस से बताया था आपको। हाँ या ना, तो ये देख लेना थोड़ा बहुत। ये भी देखो IF7 भी कैसा है, कलरलेस गैस है ना। चलिए, तो मैक्सिमम कलरलेस गैस ही है। कोई दिक्कत? तो ये सब कुछ मैंने बता ही दिया, आप लोगों को ही पढ़ लेना है ना एक बार। डिस्कस द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BrF3 का तो कर ही सकते हो भाई। देखो ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 7 में से 3 तो बॉन्ड बना लिए, तो लोन पेयर कितने बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 टोटल 5। sp3d,
अब क्या बताओ बताओ, 5 से क्या बनेगा? दो, दो हटा दो तीन, तीन से ट्रायंगल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड। अब बताओ जो लॉन पेयर होता है उनको 120 पर रखूंगा दूर पर, तो लॉन पेयर को तो यहाँ रख दिया। क्लियर है? और तीन बॉन्ड पेयर यहाँ पर आ गए, बन गई शेप। शेप कैसी होगी बताओ? टी शेप। बताओ इसमें कितने 90 डिग्री के एंगल है? अरे भाई ये 90 डिग्री होता है क्या? ये तो 120 वाला है। कितने 90 डिग्री के? किसी बच्चे को नहीं पता भाई, जीरो है यहाँ पर। ये रिपल्शन नहीं लगाएगा क्या? और रिपल्शन लगाएगा तो ये 90 डिग्री रह पाएगा क्या? तो जीरो, एक भी 90 डिग्री का एंगल नहीं है। देखो बेंट हो रखा है ना। क्लियर है? चलिए, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये जो कंपाउंड होते हैं, दीज कंपाउंड कैन बी यूज एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड आर वेरी यूजफुल फॉर फ्लोरिनेटिंग एजेंट, बताया था आपको। ClF3 and BrF3 are used for production of UF6 in enrichment of यूरेनियम 235। तो यूरेनियम प्लस ClF3 करूंगा तो किसको किस में कन्वर्ट कर देगा? तो अच्छा, बताया था वाई ICl इज मोर रिएक्टिव देन, बताया था। जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे? सिंपल वाले से। किसको छोड़कर? F2 को छोड़कर। तो ICl क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो बॉन्ड वीक हो जाएगा और इजीली टूट जाएंगे। ठीक है? जबकि आई और आई के बीच में बॉन्ड अच्छे से बनेगा, दोनों सेम है ना, तो अच्छे से बनेगा, इनमें पोलैरिटी नहीं आएगी, है ना। कोई प्रॉब्लम? चलिए एक सेकंड रुके। चलिए करें। तो नेक्स्ट आता है 18 ग्रुप। इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं बेटा, वैसे आपको पता होगा। नेक्स्ट आता है स्यूडो हैलाइड एंड स्यूडो हैलोजन, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? स्यूडो हैलाइड आयंस, है ना, एंड स्यूडो हैलोजन। इसका क्या मतलब होता है सुनना ध्यान से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आयंस which which consist of two or more atoms, two or more atoms of which at least one is nitrogen and have properties similar to halide ion, similar to called pseudo halide, है ना। तो देखो जैसे हेलोजन बनाते हैं F-Cl-, Br-, I- बनाते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, है ना। तो ऐसे स्यूडो हैलाइड क्या होते हैं जो जिसमें दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, लेकिन मिनिमम उनमें कम से कम एक क्या हो, नाइट्रोजन हो। क्या हो? एक। और वो किसकी तरह प्रॉपर्टीज रखे? हैलाइड आयन की तरह, तो उन्हें क्या बोल देते हैं? स्यूडो। जैसे जैसे अगर मैं Cn- की बात करता हूँ, Cn- क्या होता है? OCN- पर साइनेट, है ना। NCO-, से बोलते हैं फ्लूमिनेट आयन। क्या बोलते हैं? SCN-, बराबर। OCN- तो होता है साइनेट,
और जब O की जगह S लगता है तो क्या बन जाता है? थायो, थायोसाइनेट आयन। क्लियर है? N3 माइनस क्या होता है? अजाइड आयन। पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये दो एलिमेंट है, उनमें से एक क्या है? तीन है, उनमें से एक क्या है? तीन में से एक नाइट्रोजन, तीन में से एक नाइट्रोजन, तीनों के तीनों नाइट्रोजन, हाँ या ना? तो दो या दो से ज्यादा आयन हो, लेकिन कम से कम एक क्या हो उनमें से, और वो किसकी तरह बिहेव करें? हैलाइड आयन की तरह, तो उसे क्या बोलते हैं? इस तो ये सारे क्या हैं? क्लियर है? अब क्या होता है, सुनना ध्यान से। जैसे आपका क्या होता था कि जो हैलाइड होते थे वो डाइमर बनाते हैं, F2Cl2Br2I2, हाँ या ना? तो डाइमर बनाते हैं तो उन्हें बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं? तो शूडो हैलाइड जब डाइमर बनाएगा तो उन्हें बोल देंगे शूडो हैलोजन। क्या बोल देंगे? क्लियर है? तो क्या लिखूं? डाइमर ऑफ शूडो हैलाइड आयन कोल्ड शूडो हैलोजन। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो जैसे Cn माइनस है तो Cn का होल ट्वाइज हो गया, तो इसे बोल देते हैं साइनोजन। हैलोजन है सर। SCN का होल ट्वाइज आ गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? कर सकते हैं। तो ये हो गया शूडो हैलाइड और शूडो हैलाइड। चलिए, तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर क्या होता है, तो नेक्स्ट आता है ग्रुप। तो ग्रुप 18 तो आपको पता ही है क्या होता है, इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस, है ना? और इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, कौन कौन से होते हैं? हीना, नीना और करीना, सुनियमा की, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोनॉन। तो क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पर, ग्रुप 18 कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन एंड ऑग्नेसॉन, है ना? तो ऑग्नेसॉन यहाँ पर दिया हुआ है एक और, वो आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिखते हैं, हर किसी में पढ़ा है हम लोगों ने ये, ऐसे लास्ट का भी ऑग्नेसॉन, है ना? चलो, ऑल दीज आर गैसेज एंड केमिकली, जिस जिस भी बच्चे का ये डिस्टरबेंस आ रहा है वो बंद कर लो। चलो, तो आपको पता है बेटा ये अनरिएक्टिव होती हैं, और दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड बिकॉज ऑफ दे आर टर्म्ड एज नोबल। तो बहुत कम कंपाउंड बनाती है, इसलिए इन्हें नोबल गैस या इनर्ट गैस बोलते हैं ना। अक्रेंस की अगर हम लोग बात करें तो देखो क्या दिया हुआ है, ऑल दीज गैसेज एक्सेप्ट रेडोन एंड ऑग्नेसॉन अकर इन द एटमोस्फेयर। तो रेडोन को छोड़ दो और लास्ट वाले को छोड़ दो, तो बाकी सारे एटमोस्फेयर में होते हैं। देयर एटमोस्फेरिक अबेंडेंस इन ड्राई एयर इज बाय वॉल्यूम ऑफ विच आर्गन इज द। तो अगर एट ग्रुप 18 में कोई एक क्वेश्चन डालना हो, तो टॉप 3 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ग्रुप 18 के, तो उनमें से एक ये कौन। तो ड्राई एयर में ये जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है आर्गन की बाय वॉल्यूम? 1%। और उसमें भी 1% में भी सारा लगभग क्या है, अब देखो 1% है और उसमें भी लगभग सारा आर्गन है, तो बचे हुए कितने होंगे आपको पता लग गया होगा। हीलियम एंड समटाइम नियोन आर फाउंड इन, ठीक है? तो हीलियम और नियोन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, क्लीविटाइट, द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इन नेचर। तो पिच ब्लेंड हुआ, मोनाजाइट हुआ और क्लीविटाइट हुआ,
इनमें आप लोगों को हीलियम मिल रहा है. जीनॉन एंड रेडोन आर element of the group. Radon is obtained by decay of रेडियम. तो रेडियम का जब डिके हो रहा है तो यहां पर आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं? देखो, एक तो क्या लिखा, इन ड्राई एयर, है ना, 1%, ऑलमोस्ट 1% इनर्ट गैस प्रेजेंट बाय वॉल्यूम, 1% बाय वॉल्यूम, यही लिखते थे, 1% बाय वॉल्यूम इनर्ट गैस प्रेजेंट, और उसमें से भी मेजरली आर्गन इज प्रेजेंट, है ना, कर लोगे. और रेडियम, रेडियम के डिके से क्या बन रहा है? रेडोन. तो रेडियम तो वैसे मिल ही नहीं रहा है, बाकी रेडोन तो वैसे मिल ही नहीं रहा है, पर रेडियम डिके कर रहा है तो रेडोन बन रहा है. हीलियम भी बन गया, देखो, है ना. और ऑर्गेनोसोन हैज बीन सिंथेटिकली प्रोड्यूस. अच्छा, ये आपको पता है कि जो 92 के बाद एलिमेंट थे लगभग जितने भी, वो मैन मेड थे, है ना. तो जो ओजी है वो कैसे प्रोड्यूस किया है सिंथेटिकली? जो सी एफ था, है ना, कैलिफोर्नियम और कैल्शियम, इन दोनों की रिएक्शन कराई तो यहां पर बन गया ओजी प्लस, 3 न्यूट्रॉन निकल गया ना. तो ये हम लोगों ने कैसे बनाया? सिंथेटिकली बनाया है. क्लियर है? कोलिजन कराया सी एफ का और सी ए का. तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है. बट फिर भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो एक बार देखना पड़ेगा ही पड़ेगा हम लोगों को. वाई आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 नोन एज नोबल? आपको पता है, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से रिएक्ट नहीं करते. क्लियर है? तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपको पता है क्या होगा? NH2 NP6. अरे 8 नहीं भाई, टोटल 8 होते हैं, पी में तो 6 ही जाएंगे ना. क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 1s2, ये आपका पता है 2s2 2p6, ये 3 4 5 6, और इसमें कितना हो जाएगा? क्लियर है? चलिए, तो ये कर लेंगे. यहाँ पर 204 नंबर पर आता है. कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 7s2 7p6. ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ओजी हैज बीन प्रोड्यूस. इट्स लाइफ टाइम इज, आप देख रहे थे नाइट्रोजन फैमिली में था, ऑक्सीजन फैमिली में, हेलोजन में, और इनमें तो इन सभी का मिली सेकंड में लगभग, है ना. देयरफॉर प्रेडिक्शन अबाउट इट्स केमिस्ट्री हैव बीन. तो आपको पता है अब इनकी केमिस्ट्री तो आप लोग बता कर ही नहीं सकते, बाकी सभी की तो, है ना. एक्सेप्ट ओजी, इंपोर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को दी हुई है, कर लेंगे वही सारी चीजें. तो करें हम लोग. तो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या करा था? तो पहले सब कुछ लिख लें तो बढ़िया है ना, जो जो हम लोग पढ़ते हैं. तो एक हम लोग पढ़ते हैं क्या? एटॉमिक रेडिया. दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं बताओ? आयोनाइजेशन, एनर्जी. तीसरा जो इसका हम लोग पढ़ेंगे एम्पिएंड, बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्या है ये? क्या है? काफी डेल्टा इज, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नेक्स्ट हम लोग इसमें एक पढ़ेंगे हम लोग लिक्विफेक्शन, है ना, या लिक्विफिकेशन. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो देखें हम लोग. तो एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो नीचे जाने पर
इंक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है नीचे जाने पर, पता ही है आप लोगों को, है ना। और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इसी की होगी क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है, ऑक्टेट पूरा है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस देखो कहाँ पर दी हुई है, ये रही, बढ़ रही है नीचे जाने पर। आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो नीचे जाने पर, नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही, और देख रहे हो कितनी ज्यादा वैल्यू है, 2372, आया ना। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में देखो इस ग्रुप की सबसे ज्यादा है और इस ग्रुप में भी सबसे ज्यादा। तो हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है एमपीबीपी। बताओ 12th क्लास में क्या बताता है एमपीबीपी नीचे जाने पर? क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो वॉन डेर वाल के अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेंगे, और वॉन डेर वाल के अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेंगे तो एमपीबीपी देखो बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है। अच्छा मजे की बात देख रहे हो, हीलियम, हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना है, केल्विन 4.2। तो इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब -269 डिग्री सेल्सियस, -269 डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्या है, समझ में आ रहा है? तो एमपी और बीपी नीचे जाने पर क्या हो रहे हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर पता चली, जो हीलियम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन कर लोगे। तो इसका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है जितने भी एलिमेंट है, नॉन सब्सटेंस है, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वेरी वेरी वेरी, देखो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो हीलियम की कितनी दी हुई है, बोलो। अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताओ, अब बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो बताओ ये चाहेंगे इलेक्ट्रॉन ऐड होना, क्यों? क्योंकि मजे में है ना ये तो इलेक्ट्रॉन ऐड होना। तो अगर इसमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो कैसी है, पॉजिटिव। कैसी है? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन दूंगा तो एनर्जी, सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है पूरी इनर्ट गैस में, जो भी पूछा जा सकता है। तो अगर टॉप 3 क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन मैंने बताया आर्गन वाला, 1% वाला। दूसरा वाला जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन मुझे लगता है इस फैमिली में, वो ये है कि पूरी इनर्ट गैस में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा। तो देखो सबसे ज्यादा तो किसकी हो गई, यहाँ पर हम लोग ऑर्डर लिखें, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लिख रहे हैं, सबसे ज्यादा किसकी हो गई है, नियोन। उसके बाद आर्गन और क्रिप्टॉन की इक्वल। उसके बाद जीनॉन, फिर रेडॉन, और सबसे कम। तो यहां से देखो ये पूछा जा सकता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम किसकी है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पॉजिटिव किसकी, मैक्सिमम, है ना। और मिनिमम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस फैमिली की। क्लियर है? तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस फैमिली में
पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा। तो ऑर्डर मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, बट किसकी सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम है ये बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब लिक्विफेक्शन की बात करूं तो मुझे बताओ कि किसमें वॉन डेर वाल की अट्रैक्शन ज्यादा है। वॉन नीचे वालों में, और नीचे वालों में वॉन डेर वाल की अट्रैक्शन ज्यादा है। तो वैसे तो बताओ इनर्ट गैस को लिक्विफाई हम लोग कर नहीं सकते है ना, लेकिन फिर भी पूछे कि कहते हैं ना अंधों में काना राजा, तो वैसे तो भैया इनको लिक्विफाई करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी पूछा गया इनमें से लिक्विफिकेशन किसका आसान है, तो क्या बोलूंगा। हाँ, नीचे वालों का। क्यों? क्योंकि इनमें वल्नरेबल अट्रैक्शन फोर्स, क्लियर है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं बताओ, सिंपल लैंग्वेज में लिख दूं या इंग्लिश में लिखें? सिंपल में लिख देता है। तो नीचे नीचे जाने पर वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज होगा, इंक्रीज, और इंक्रीज होगा तो अब आपको पता है लिक्विफिकेशन आसान हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? क्लियर है। रेडियन की हम लोग बात नहीं कर रहे, रेडियो एक्टिव हो भी है ना। तो इससे आपको पता है ये सारी की सारी मोनो एटॉमिक गैस है ना। पोलर, मोनो एटॉमिक गैस का गामा पता है? हाँ, 1.67, क्लियर है। चलिए, और एक लास्ट है सोलिबिलिटी। बताओ ये पानी में सोल्यूबल होंगे क्या? इनर्ट गैस है भाई, कोई पानी पोलर है? ये तो नॉन पोलर है, पानी में सोल्यूबल होंगे क्या? लेकिन फिर भी पूछा जाए पानी में सोल्यूबिलिटी, तो आप कहोगे नीचे जाने पर बढ़ेगी, क्लियर है। तो सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, वैसे तो कोई सोल्यूबल नहीं है, फिर भी पूछा जाए कौन थोड़ा ज्यादा होगा कंपेरेटिवली, है ना, तो नीचे वाला ज्यादा होगा, क्लियर है। और अगर पूछा जाए कि पानी में सोल्यूबल क्यों, वैसे तो सोल्यूबल है नहीं, लेकिन अगर थोड़े बहुत भी सोल्यूबल है तो क्यों है, तो क्यों है सुनना। पानी कैसा है भाई? पानी कैसा था? पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, यही तो होगा। और जो मान लो मैंने जीनोन लिया, क्या लिया, तो ये तो नॉन पोलर था, लेकिन पानी का ये नेगेटिव चार्ज के किसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें पोलैरिटी इंड्यूस करेगा ना। और जो पानी का पॉजिटिव होगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा, इसके नेगेटिव। तो इसमें डाइपोल क्या हो गया, तो ये क्या है, इंड्यूस। और पानी तो कैसा था, पोलर। तो अगर पूछा जाए कि वैसे तो सोल्यूबल है नहीं इनर्ट गैस, पर फिर भी अगर सोल्यूबल है तो थोड़ी बहुत वो क्यों सोल्यूबल है, तो किसकी वजह से। यहाँ पर ये तो पोलर है, ये तो डाइपोल है ही परमानेंट, तो कौन सा फोर्स लगता है यहाँ पर, डाइपोल इंड्यूस, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इनर्ट गैस इज सोल्यूबल, वैसे तो सोल्यूबल है नहीं, पर अगर सोल्यूबल है तो किसकी वजह से, सोल्यूबल ड्यू टू डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, क्लियर है। नहीं समझ में आया? तो क्या इनर्ट गैस पानी में सोल्यूबल होती है क्या? लेकिन अगर पूछा जाए कि क्यों सोल्यूबल है थोड़ी बहुत भी, हाँ इनमें, और नीचे आने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, कोई दिक्कत। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी थी, नियोन की। लिक्विफिकेशन हो या सोल्यूबिलिटी हो नीचे जाने पर, तो यहाँ पर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। आयनेशन एंथैल्पी क्या बताइए बताओ, नीचे जाने पर वही डिक्रीज, एटॉमिक रेडिया इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बताओ सबसे ज्यादा, क्लियर है। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, सारी की सारी नोबल गैस और दे आर कलरलेस और ड्योरलेस एंड, देखो पानी में क्या स्पेरिंगली सोल्यूबल, यही तो बोला था, नहीं स्पेरिंग मतलब बहुत कम, दे हैव वेरी
देखा था ना बॉइलिंग पॉइंट, हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट ही कितना था, 4.2 केल्विन था बॉइलिंग पॉइंट था. They have very low MP and VP because only one type of interatomic interaction of these element is weak dispersion. तो आपको पता है इसमें जो वॉन्डरवॉल फोर्स लगता है, और वॉन्डरवॉल फोर्स तो काफी वीक होता है, उसमें भी कौन सा लगता है, डिस्पर्शन फोर्स, है ना, उनमें भी कौन सा लगता है, डिस्पर्जन या लंडन फोर्स, है ना. तो इनर्ट गैस के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो लिख दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इनर्ट गैस क्या होता है, डिस्पर्जन या फिर लंडन. अगर सिंपली पूछा जाए तो कौन सा होगा, वॉन्डरवॉल, और उसमें भी ऑप्शन दे दिए गए तो डिस्पर्जन या फिर, अगर दोनों ऑप्शन दे दिया वॉन्डरवॉल भी और डिस्पर्जन भी, तो किस पर टिक करोगे, डिस्पर्जन पर. बहुत बढ़िया. हीलियम हैज द लोवेस्ट, बता दिया था, ऑफ एनी नॉन, तो जितने भी नॉन सब्सटेंस है उसमें सबसे कम इसी का होता है. इट हैज अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज लेबोरेटरी मटेरियल सच एज रबर, ग्लास एंड, ठीक है, इनमें यूज किया जाता है. नोबल गैस है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, वाई, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होते हैं आपको पता है, क्योंकि इनमें जो, हाँ क्लियर है. तो बता इनको लिक्विफाई करना आसान है मुश्किल है, अरे अभी तो बताया भाई, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो दूर दूर होंगे ना, लिक्विफाई तो कब होगा, जब पास आएंगे. क्लियर है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा तभी तो लिक्विफाई करना आसान होगा, इनमें तो अट्रैक्शन है ही नहीं, बहुत कम है. नोबल गैस मीन मोनो एटोमिक हैव नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सेप्ट वीक डिस्पर्शन फोर्स, देयरफॉर दे आर लिक्विफाइड एट वेरी लो. हाँ तो बहुत कम टेम्परेचर करना पड़ेगा तभी तो क्या आएंगी ये. क्लियर है, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है. केमिकल प्रॉपर्टीज पे चले, चले तो केमिकल प्रॉपर्टीज पर अगर हम लोग चलते हैं तो क्या होता है देखें. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या कह रहा है, इन जनरल नोबल गैस आर लीस्ट, तो कितनी बड़ी बात बताइए, पता ही है ना. और लीस्ट रिएक्टिव क्यों होता है आपको पता है, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, तो इसलिए कम रिएक्टिव होते हैं. अब ना इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हो ना इलेक्ट्रॉन दे पा रहे हो, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो भाई रिएक्टिव होंगे क्या. क्लियर है, चलिए. अब द रिएक्टिविटी ऑफ नोबल गैस हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड, तो आधे से ज्यादा चीजें तो गलती से ही प्रूव हुई, आ रहा है बात समझ में, ever since their discovery, but all the attempts to force them to react form the compounds were unsuccessful for quite a few. तो काफी सालों तक तो पता ही नहीं था हम लोगों को कि ये रिएक्ट करते हैं ना. तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट का नाम पूछा जा सकता है, नील बार्टलेट. तो वो गलती से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना. ऋतु बंद कर लो, ऋतु, अभी भी किसी बच्चे का डिस्टर्ब हो रहा है. तो नील बर्टलेट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बेटा, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने नोबल गैस दिया हुआ, देन एट यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नोबल गैस. फर्स्ट ही प्रिपेयर्ड ए रेड कंपाउंड विच इज फॉर्मुलेटेड एज O2 प्लस और PtF6. क्लियर है, तो वो एक गलती से एक कंपाउंड बनाया उन्होंने ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की जब रिएक्शन उन्होंने PtF6 के साथ कराई तो एक कंपाउंड बना क्या, O2 पॉजिटिव और PtF6. ठीक है. अब उन्होंने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन होती है ना, उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो जिनोन से मैच करती है ऑलमोस्ट, है ना.
तो यहाँ पर क्या देखा उन्होंने, फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीनोन। तो उन्होंने देखा कि जीनोन और ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर ऑक्सीजन ये कंपाउंड बना रहा है तो एक बार देख ले जीनोन भी बना रहा है कि। क्लियर है? तो जब उन्होंने जीनोन की यही सेम रिएक्शन जैसे ऑक्सीजन की कराई थी वैसे किसके साथ करा कर देखी, तो गलती से बन गया वही रेड कलर का कंपाउंड दोबारा। तो उन्होंने देखा कि भैया इसका मतलब नोबल गैस भी रिएक्शन कर सकती है। और जब ये कॉन्फिडेंस मिला तो फिर तो भैया और साइंटिस्ट आए आगे, तो देखा काफी नोबल गैसेज जो होती हैं कुछ कंपाउंड और बने, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं नील, यहाँ तक समझ में आ गया। ही देन रियलाइज दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी of molecular oxygen was almost identical with the genome. He made effort to prepare same type of compound with genome and was successful in preparing another red color compound Xc positive and PTF6. After this discovery, a number of genome compound mainly with the most electronegative element like fluorine and oxygen have been. तो इस डिस्कवरी के बाद तो जीनोन के और भी कंपाउंड आ गए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के। द कंपाउंड ऑफ क्रिप्टोन आर only the difluoride KrF2 has been। तो क्रिप्टोन का तो सिर्फ कौन सा अभी तक डिटेल से पढ़ा गया है, कंपाउंड ऑफ रेडोन हैव नॉट बीन बट ओनली लिक्विफाइड बाय रेडियो ट्रेसर। तो रेडोन का भी एक कंपाउंड यहां पर बन तो रहा है लेकिन अभी तक इसको सेपरेट नहीं कर पाए हैं। नो ट्रू कंपाउंड ऑफ आर्गन नियॉन और हीलियम। तो ये लाइंस काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना किस किस का क्या हुआ है अभी तक। तो जीनोन के तो भर भर के आ गए, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के। क्रिप्टोन का कौन सा, सिर्फ रेडोन का भी बन तो गया लेकिन उसको आइसोलेट अभी तक नहीं कर पाए। और आर्गन नियॉन और हीलियम के कोई कंपाउंड देखे नहीं गए। क्लियर है? अब जीनोन की बात करूं तो जीनोन के कौन कौन से बन गए, देखो यहाँ पर जीनोन का देखो F2 के साथ कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, XeF2। 2F2 के साथ करा दूं तो XeF4 और 3F2 के साथ करा दूं तो। क्लियर है? XeF6 को एक और तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है, कैसे, XeF4 की रिएक्शन किसके साथ करा दो, XeF4 की रिएक्शन करा दो O2 तो फ्लोरीन इसके साथ भाग जाएगा, क्या बन जाएगा, XeF6 और O2 अलग हो जाएगा। क्लियर है? XeF2, XeF4 and XeF6 are colorless crystalline solid and at room temperature sublime हो सकते हैं। They are powerful fluorinating, they are readily hydrolyzed even by the traces of। तो ये भी देखो XeF2, XeF4 और XeF6 क्या होते हैं बेटा, सबलाइम हो सकते हैं, कलरलेस होते हैं, और क्या होते हैं, पावरफुल फ्लोरिनेटिंग, और ये इजिली क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। इजिली क्या हो जाते हैं भाई, हाइड्रोलाइज। तो देखे क्या क्या होता है हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसका, तो देखो हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दियो में। तो अगर मैं XeF2 को किस में डालता हूं, पानी में। तो XeF2 को अगर मैं पानी में डालता हूं तो क्या बनता है, देखें यहाँ पर। तो यहाँ XeF2 को पानी में डालता हूं तो H और F क्या बना लेंगे, O2 अलग हो जाएगा और Xe, ठीक है। ऐसे अगर मैं XeF4 को भी पानी में डाल दूं, किसको, तो भी H और F क्या बना लेंगे, O2 अलग हो जाएगा और Xe भी सेम ही बना है, अलग बना है, देखो। लेकिन यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा बन जाता है, क्या, XeO3 क्या बन जाता है। क्लियर है?
तो XeF2 को पानी में डालूं या XeF4 को पानी में डालूं? हाइड्रोजन फ्लोरीन HF बना लेंगे, O2 और Xe निकल जाएगा। लेकिन XeF4 के केस में और क्या बन गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? लेकिन अगर मैं XeF6 को पानी में डालता हूं, किसको? तो देखो डिपेंड यहाँ पर, देखो कितने वाटर मॉलिक्यूल, अगर सिर्फ एक H2O लेता हूं, है ना, एक ही H2O, तो 2 हाइड्रोजन है और 2 फ्लोरीन निकलेंगे, तो कितना HF निकलेगा बताओ? अब क्या बचा बताओ यहाँ पर? XeF4, क्योंकि 2 फ्लोरीन निकल और एक ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? XeO। XeF6 की रिएक्शन अगर 2H2O के साथ करा दूं, ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन कितने फ्लोरीन भगा कर ले जाएगा? तो क्या बचा यहाँ पर? XeF2 बचा और 2 ऑक्सीजन ये रहे, तो क्या बन गया? क्लियर है? और XeF6 की रिएक्शन अगर 3H2O के साथ करा दूं, तो 3 6 हाइड्रोजन थे, 6 फ्लोरीन भगा कर ले जाएंगे। अब क्या बचा यहाँ पर? Xe और 3 ऑक्सीजन, क्या बच गया? तो XeF6 का हाइड्रोलिसिस समझ में आया? एक H2O लेता हूं तो 2 ही हाइड्रोजन है, 2 फ्लोरीन चले जाएंगे HF, तो XeOF4 बन जाएगा। 2H2O ले लेता हूं, 4 HF निकल जाएंगे, तो XeO2F2 बचेगा। और 3 H2O ले लिए तो 6 HF निकल जाएंगे, तो XeO3। कोई दिक्कत? तो ये किस क्या हो गया इसका? हाइड्रोलिसिस। कर लोगे? स्ट्रक्चर आपको पता ही है बेटा। अब देखो यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है, XeO3 इज कलरलेस और XeOF4 इज ए कलरलेस वोलेटाइल। तो यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर जो जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, तो XeO3 तो क्या है? कलरलेस, कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड। और XeO4 क्या था? क्लियर है? अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आप बना ही सकते हो। देखो अब स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था। XeF2 का स्ट्रक्चर बनाना हो, ये बना लोगे? कैसे बनेगा बताओ XeF2 का? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए और बचे 6, 6 में से 3 लोन पेयर, टोटल 5। तो बना लोगे? कैसा बन जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा sp3d। आपका एक तो बन जाएगा ट्रायंगल और 2 पिरामिड, पर ट्रायंगल पर तो क्या आ जाएंगे? 3, और फ्लोरीन एक ऊपर और एक नीचे बन जाएगा इस तरीके से। ऐसे किसका बना लोगे आप लोग? Xe। और XeF6 का कैसा बनेगा? XeF4 का मैं बना देता हूँ, अपने आप बना लेना। तो इसका कैसा बना था? स्क्वायर प्लेनर, है ना? कैसा बनेगा? स्क्वायर प्लेनर। XeF6 का बताया था, ऑक्टाहेड्रल तो बनेगा। हाँ, लेकिन उसमें क्या आ गया था, याद है? हाँ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। XeF6 का क्या बना था? ऑक्टा। बना लोगे? ऐसे XeOF4 का बनाना है तो बताओ क्या बनाऊंगा? बताओ बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 5। लेकिन बताया था ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, बताया था। तो 4 तो फ्लोरीन ने कर लिया और एक ऑक्सीजन ने, 2 ऑक्सीजन ने कर लिया, एक ऑक्सीजन 2 करेगा, तो टोटल 6 हो गए। तो जिन्होंने के पास 8 थे, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो बचे कितने? 2। 2 से लोन पेयर हो गया। क्लियर है? और 6 से आपको स्ट्रक्चर पता ही है, हो जाएगा ये। एक पिरामिड बन जाएगा और एक, तो लोन पेयर को तो कंसीडर करते नहीं, स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं आएगा। अब क्या आ जाएगा? क्या कर लोगे इस तरीके से? तो क्या बना लोगे सभी की? बाकी बच्चे बोलो भाई। तो मुझे लगता है स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, ऊपर चलते हैं यहाँ पर। अब ऊपर मैं यहाँ पर चलता हूँ, तो ये पढ़ ही लिया था। तो बताओ XeF2 को पानी में डालूंगा तो क्या बनेगा?
और XCF4 को पानी में डालूंगा तो है ना, बस एक XCO3 अलग बना है। और XCF6 को कैसे डाला वो समझ में आ गया, एक में, दो में और तीन में। और नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो जीनोन फ्लोराइड दिया हुआ है, जीनोन फ्लोराइड रिएक्ट विद एक्सेप्टर टू फॉर्म कैटाइनिक स्पीशीज, जबकि फ्लोराइड एंड डोनर के साथ। तो जैसे यहाँ पर क्या है, अगर मैं XCF2 लेता हूँ तो देखो XCF2 की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई हुई है यहाँ पर, PF5 के साथ, ठीक है। तो PF5 के साथ कराई तो फ्लोरीन एक इसने F माइनस दे दिया, इसको क्या दे दिया, तो जब ये F माइनस देगा तो ये खुद तो क्या बचेगा, XCF पॉजिटिव, और इसने ले लिया तो क्या बन गया, क्लियर है। तो जब जीनोन फ्लोराइड की रिएक्शन, ये जीनोन फ्लोराइड था, इसकी रिएक्शन एक ऐसे फ्लोराइड के साथ कराई जो लेता है फ्लोराइड आयन, है ना। तो जब ये फ्लोराइड आयन लेगा तो इसमें ये कैसी स्पीशीज बनाएगा, खुद कैटायन बना है भाई। जब कोई फ्लोराइड ले रहा है तो ये देगा, और F माइनस देगा तो खुद पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन जब XCF2 की रिएक्शन, XCF2 यहाँ पर XCF6 लिया हुआ है, वही ले लेता हूं मैं, XCF6 जिनोनिकल फ्लोराइड की रिएक्शन MF के साथ कराई। अब MF तो आपको पता आयनिक होता है, ये किसमें टूटता है, M प्लस, और तो ये तो खुद देगा। अब ये देगा तो ये लेगा, ये लेगा तो क्या बनाएगा, देखो M प्लस बचा हुआ है और क्या आ जाएगा, XC। तो जब फ्लोराइड आयन डोनर के साथ, अब तो इसने डोनेट किया है ना इसको, तो क्या बना है यहाँ पर, तो जब जीनोन फ्लोराइड की रिएक्शन फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ कराते हैं तो कैटाइनिक बनाता है, और डोनर के साथ कराते हैं तो एनाइनिक बनाता है। कोई दिक्कत वाली बात, कर सकते हैं, चलिए। और नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ, डज द हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF6 लीड टू, तो क्या दिया हुआ है, नो, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस आर XCO4 एंड XCO2F2 where the oxidation state of all element remain the, तो आप लोग देख लेना यहाँ पर कि रिएक्शन में एलिमेंट स्टेट सेम है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पर भी देख रहे हैं तो यहाँ पर जिनोन की कितनी है, +6, यहाँ पर भी, तो कोई चेंज हुआ है क्या, तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी क्या। अब देखो इस फैमिली में अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉप, अगर एक ही क्वेश्चन मुझे डालना हो, कितना क्वेश्चन डालना हो, तो वो आएगा कहां से, अगर सिर्फ एक क्वेश्चन डालना, मुझसे बोला जाए कि रिडोक सॉरी जो 18 ग्रुप है उसमें से एक क्वेश्चन डालो, तो मैं बिना सोचे समझे, मतलब समझ में आ गया यूज कितना इंपॉर्टेंट है। तो यूज की एक एक सिंगल लाइन क्या है। तो भैया सबसे पहले जब आप रिवाइज करोगे आज ग्रुप 18 को, तो यूज अच्छे से क्या कर लेना, है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइन उठकर क्वेश्चन आ सकती है। तो हीलियम क्या है, नॉन इन्फ्लेमेबल होती है और लाइट गैस होती है, इसलिए इसका यूज किसमें किया जाता है, क्लियर। आप लोगों ने देखोगे जो बैलून उड़ते हैं ऊपर, तो हीलियम तो ही करते हैं, जबकि आप कहोगे सर हाइड्रोजन और भी लाइट है, तो हाइड्रोजन क्यों नहीं डाला, हाइड्रोजन फ्लेमेबल होता है ना। तो इसलिए किसका यूज करते हैं, हीलियम का। तो हीलियम इज नॉन इन्फ्लेमेबल एंड लाइट गैस, इसलिए इसका यूज बैलून्स में किया जाता है ना, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज ऑल्सो यूज इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। अब देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन है, तो इसका यूज किस में किया जाता है, क्रायोजेनिक एजेंट फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट एट लो। तो वो एक्सपेरिमेंट जो लो टेम्परेचर पर होते हैं तो हीलियम का यूज किया जाता है, क्लियर है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल, तो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाना हो तो भी इसका यूज किया जाता है। विच इज फॉर्म एसेंशियल पार्ट ऑफ, जो किसका पार्ट है बेटा, मॉडर्न एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस
इमेजिंग, एमआरआई होता है आजकल, एमआरआई और एनएमआर, तो उनमें ये हीलियम का यूज किया जाता है फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस. इट इज यूज एज ए डाइल्यूट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग apparatus बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो. बेटा आपको बताया था, याद है स्कूबा डाइवर्स थे, नीचे जा रहे थे तो प्रेशर पड़ रहा था तो बैंड्स आ रहे थे, N2 की वजह से बबल्स बने थे, बताया था. तो ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए क्या डाला था हम लोगों ने, हीलियम. तो क्यों, तो हीलियम एक्चुअली में क्या हो जाता है कि ब्लड में सोलिबिलिटी क्या होती है, कम होती है. आ रहा है बात समझ में. तो इसलिए जो ऑक्सीजन था उसको डाइल्यूट बना दिया था. तो बताया था मैंने, जो सिलेंडर था उसमें 11.7% या 11.2% के करीब हीलियम डाला था स्कूबा डाइविंग में. तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज यूज एज डाइल्यूट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न एपरेटस बिकॉज इट इज वेरी लो सॉल्विटी इन. तो हीलियम का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज है ये वाला है कि बैलून्स में यूज कर रहे हैं मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, है ना. नियॉन इज यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब, नियॉन का यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो नियॉन का यूज किस में कर रहे हैं, एंड फॉर एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले. और देखो एक जो इंपॉर्टेंट यूज जो पूछा जा सकता है, नियॉन बल्ब आर यूज इन एंड ग्रीन हाउस. क्लियर है. आर्गन इज यूज मेनली टू प्रोवाइड इन हाई टेम्परेचर मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस. तो इनर्ट एटमोस्फेयर अगर प्रोवाइड करवाना हो, याद है मैंने याद करा O3 बताओ, ओजोन बनाया था, वहां पर तो इनर्ट मीडियम चाहिए था. तो जनरली जहां पर इनर्ट मीडियम चाहिए होता है वहां पर जनरली क्या लेते हैं, जो हाई टेम्परेचर पर हो रहे हैं, आर्गन, है ना. और फिलिंग, तो आर्गन का यूज यहाँ पर आ सकता है, फिलिंग, इलेक्ट्रिकल. इट इज ऑल्सो यूज इन लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग सब्सटेंस दैट आर एयर. तो उसमें इनर्ट मीडियम करने के लिए, है ना. देयर आर नो सिग्निफिकेंट यूजेज ऑफ जीनोन एंड दे आर यूज इन लाइट बल्ब फॉर स्पेशल पर्पस. तो हीलियम, नियोन और आर्गन के यूज दिए हुए वो अच्छे से आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत. तो यहाँ पर ये चैप्टर क्या हो रहा है, कंप्लीट. तो हम लोग एक और चीज यहाँ पर पढ़ते हैं, एक आता है बेटा क्लैथरेट कंपाउंड. क्या आता है, क्लैथरेट, या फिर इन्हें बोलते हैं केज कंपाउंड. क्या बोलते हैं, तो क्लैथरेट कंपाउंड या फिर क्या बोलते हैं, केज कंपाउंड. तो ये बनाते हैं नोबल गैस. क्या बनाते हैं, तो यहाँ पर लिख दूं मैं, बोलो क्या लिखें, नोबल गैस फॉर्म a number of compound form a number of compound in which the gases in which the gases are entrapped within the cavity within within the cavities of crystal lattice, cavities of certain organic and inorganic. Such compound are called such compound are called क्लैथरेट या फिर. क्लियर है. सर क्या बोल रहे हो हमको समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. देखो जैसे आप लोगों का क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया आप लोगों को बेंजीन बनाया, ठीक है, और ऊपर भी OH और नीचे भी. बना दिया ऐसे.
अब क्या होंगे, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी तो इनके बीच में देखो गैप रह गए, तो ये जो गैप है इनमें कौन फंस जाते हैं बेटा, इनर्ट गैस, नोबल गैस फंस जाती है। कौन फंस जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, केज कंपाउंड। अब देखो ये तो इन्हें तो बोलते हैं होस्ट, जो बना रहे हैं ना, और जो फंसे हैं वो कौन आ गए इनमें, गेस्ट। इन्हें होस्ट गेस्ट कंपाउंड भी बोल जाते हैं। क्लियर है। तो आपसे एक जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि क्लैथरेट कंपाउंड कौन नहीं बनाते हैं, तो हीलियम एंड नियोन, हीलियम एंड डू नॉट फॉर्म। क्यों, क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इनका साइज, बिकॉज दे आर, बिकॉज दे आर स्मॉल इन। क्लियर है, क्योंकि साइज में कैसे होते हैं। तो आपसे बस ये पूछा जाए कि क्लैथरेट कंपाउंड कौन नहीं बनाता है, तो क्या बोलोगे। तो जो हीलियम और नियोन होता है वो क्लैथरेट कंपाउंड नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनका साइज कैसा होता है। क्लियर है। अच्छा, हैलोजन फैमिली के और कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्लैथरेट कंपाउंड कौन कौन नहीं बनाता है, हीलियम एंड, तो हीलियम और नियोन जो होते हैं वो क्लैथरेट कंपाउंड नहीं बनाते हैं, है ना। अच्छा, ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो गैसेज होते हैं वो आपको पता है कि एक्टिवेटेड चारकोल पर क्या हो जाती हैं, एडजॉर्ब हो जाती हैं। जो इनर्ट गैसेज होती हैं वो एक्टिवेटेड चारकोल पर, है ना, हीलियम नहीं होती, बाकी सारी हो जाती हैं। क्लियर है, हीलियम नहीं होती, बाकी सारी। तो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके और पढ़ लेते हैं, एक बार लिख लें यहाँ पर, हैलोजन फैमिली के इंपॉर्टेंट। तो एक इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताया था। क्या बताया था, Cl2 Br2 F2 और बताया था। और एक मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर भी बताया था, वो भी काफी इंपॉर्टेंट था। किसकी ज्यादा हो जाएगी, क्लोरीन की, है ना, फ्लोरीन से। ब्रोमीन और, कोई दिक्कत। अब मैंने आपको बताया था जो फ्लोरीन होता है वो तो पानी में क्या देता है, O2 और O3 पानी के साथ, बताया था। फ्लोरीन पानी के साथ क्या दे रहा था, पता था, HF और O2, है ना। हाँ या ना, बहुत बढ़िया। O2 और O3, क्लोरीन को पानी में डाला था तो HCl और HOCl, ब्रोमीन को डाला था तो, लेकिन आयोडीन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बताया था, अपने आप नहीं हो रही थी। तो अगर पूछा जाए कि I2 की सोलिबिलिटी बढ़ानी है पानी में, किसकी, तो हाँ, तो कैसे बढ़ाएंगे, तो सोलिबिलिटी ऑफ I2 इन water increase with एडिशन ऑफ के आई, एडिशन ऑफ, तो के आई डालते हैं तो सोलिबिलिटी I2 की क्या हो जाती है, क्यों, क्योंकि जो I2 है वो के आई से रिएक्ट कर लेगा। अब देखो यहाँ से के प्लस आई माइनस में टूटेगा, आई माइनस इसको ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, के प्लस, और अब पानी पोलर है, तो बताओ अब ये हो जाएगा डिजोल्व। क्लियर है। अब देखो I3 बना कैसे, I2 था, I2 के पास फ्री डी ऑर्बिटल थे, भाई नीचे वाला डी ऑर्बिटल, तो I माइनस आएगा तो I माइनस अपने इलेक्ट्रॉन इसके डी ऑर्बिटल में डाल देगा, तो I3 माइनस बन गया। तो I3 माइनस पॉसिबल है, ऐसे Br3 माइनस भी पॉसिबल,
Cl3 माइनस भी पॉसिबल, लेकिन जो F3 माइनस है नोट, क्यों? क्योंकि हाँ, क्योंकि जो आपके पास एफ फ्लोरीन है उसके पास, हाँ, डी ऑर्बिटल इसके पास तो अवेलेबल थे। क्लियर है? तो अगर पूछा जाए I3 माइनस Br3 माइनस Cl3 माइनस तो पॉसिबल है, लेकिन F3 माइनस पॉसिबल। अच्छा, ये सारे मैं आपको करा चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग में, देखना आप लोग, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? एसिडिक और कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को। इसी तरह से मैंने एक और चीज आपको बताई थी, जो HF होता है वो KF से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा बताओ? यहाँ से K प्लस और F माइनस आएगा, F माइनस कौन ले लेगा? HF, तो क्या बन जाएगा? K प्लस और, तो ये क्यों बन गया? देखो ये क्यों बन गया, ये इसलिए बन गया, देखो ये तो HF रहा और ये F नेगेटिव, इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो गई? तो ये HF नेगेटिव कैसे बन गया? लेकिन लेकिन अगर मैं पूछूं KHCl2, KHBr2 या KHI2, पॉसिबल है क्या? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो KHF2 तो है, क्योंकि इसमें कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, क्या जो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड है कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास बोटल्स। जो HF होता है उसको ग्लास में हम लोग स्टोर, बिकॉज बिकॉज इट रिएक्ट विद, ग्लास में क्या होता है? सिलिकेट, बिकॉज इट रिएक्ट विद सिलिकेट टू फॉर्म टू फॉर्म फ्लोरो। तो वेरी वेरी, तो जो HF होता है उसको ग्लास में स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्लास के सिलिकेट से ये क्या कर जाता है? तो आपको दिया हुआ है Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट, ये ग्लास में होता है। अब ग्लास में अगर HF डाल दिया, क्या डाल दिया, तो ग्लास से ये रिएक्ट कर जाएगा। अब देखो सोडियम और फ्लोरीन क्या बना लेगा? NaF, और फ्लोरोसिलिसिक एसिड बन जाएगा H2Si F6, फ्लोरो है ना। तो यहां पर आप लोगों को देख रहे हैं, आपको HF को ग्लास में हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो HF होता है वो ग्लास के, इसी तरह कैल्शियम सिलिकेट हुआ तो बताओ क्या बना लेगा? कैल्शियम तो बना लेगा CF2 प्लस प्लस H2। क्लियर है? तो अगर पूछा जाए HF को ग्लास में स्टोर किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता, क्यों? हाँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईचिंग ऑफ ग्लास। क्या बोलते हैं? ईचिंग ऑफ, हिंदी में से बोलते हैं कांच का लेखन, मतलब कांच पर लिखना। जैसे आप लोग देखते हो जो ग्लास होता है उस पर आप लोग देखते हो काफी सारी डिजाइन बने होते हैं कई बार, देखते हो ग्लास पर, ग्लास के ऊपर, तो ग्लास के ऊपर जो डिजाइन बनाते हैं वो HF से बनाते हैं। क्या करते हैं आप लोग कारीगर, क्या करते हैं कि ग्लास लेते हैं, उसके ऊपर मोम लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? तो मैंने एक ग्लास लिया और उसके ऊपर मोम लगा लिया, और निडल ली, और निडल से वहां पर जो भी आपको डिजाइन बनाना है, मान लो फूल का डिजाइन बनाना है, फ्लावर का, तो फ्लावर का डिजाइन बना दिया मोम के ऊपर। अब निडल से जहां से फ्लावर का डिजाइन बनाया वहां से मोम हट गया, भाई निडल की हेल्प से जो फ्लावर का डिजाइन बनाया है वहां से मोम, और वहां पर क्या डाल दो? HF, क्या डाल दो? तो HF क्या होगा, वहां पर ग्लास से रिएक्ट कर जाएगा, और वो जो भी डिजाइन है वो आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो इसलिए इसे बोलते हैं ईचिंग ऑफ ग्लास, है ना। तो जो HF होता है वो ग्लास से क्या कर जाता है? कोई दिक्कत?
अच्छा, एक सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताया था मैंने, AgF का, AgCl का, AgBr का और AgI का। बोलो, ये तीनों तो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, AgF प्रेसिपिटेट बनाता है क्या? तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? कोई दिक्कत? कर लोगे? तो यहां पर अपना ये चैप्टर कंप्लीट।